ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज से। तो एल्फोनोकॉर्टेक्स जो रहता है वो इटालियन एनाटोमिस्ट होता है, स्टडी ऑफ वास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स, मेमोरी ऑडियोटरी सिस्टम्स, हेयर सेल्स के बारे में बताता है एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइल्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट इस हम लोग क्या करते हैं कि O2 का यूटिलाइजेशंस होता है इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके ब्रेकडाउन्स के लिए यूज़ करते हैं ताकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है जो कि प्रोड्यूस्ड होता है सेल से खुद ही। अब इसी एक्सचेंज को हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग क्या आता है यहाँ पर, रेस्पिरेशंस कहते हैं। अब है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ओके, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होता है वो सब में अलग अलग होता है। लाइक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो होती है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर पे। लाइक पहला हैबिटेट एंड दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइक लोअर इन्वर्टिब्रेट जैसे सिंपल डिफ्यूजन होता है। लोअर इन्वर्टिब्रेट में क्या हो जाएगा, स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट और फ्लैट वॉर्म्स हो जाएगा। ठीक है, और अर्थ वॉर्म्स में मोइस्ट क्यूटिकल्स एंड इंसेक्ट में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिसको हम लोग ट्रैकियल्स ट्यूब्स बोलते हैं। ओके, वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर एंड वेस्कुलराइज बैग इज द अनदर थिंग्स हो जाएगा। वेस्कुलराइज बैग जो होता है वो लंग्स में होता है, लंग्स कहते हैं जिसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। वेस्कुलेशन स्ट्रक्चर स्किल्स जिसको हम लोग ब्रेंशियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये किस में होता है? एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स, मॉलस्का एंड फिश में होता है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स जो भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कहते हैं। और फ्रॉग में एक होता है लाइक क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, मॉइस्ट स्किन से वो अपना रेस्पिरेशंस करते हैं। लाइक अनदर चैप्टर इज दिस कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में पहला क्या आता है कि हम लोग एक्सटर्नल नॉस्ट्रल आता है, नसल पैसेज आता है, चैम्बर्स आता है, उसके बाद आता है फेरेनिक्स जो कि कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, फिर लैरिनेक्स साउंड बॉक्स और कैटिलेजिनस बॉक्स भी जिसको बोलते हैं हम लोग, फिर ट्रैकियाज होती है। ठीक है, ट्रैकियाज जो होती है वो थोरेसिक मेंबर्स में होते हैं। लाइक थोरेसिक मेंबर्स, फिफ्थ थोरेसिक मेंबर से वो क्या करना है, स्टार्ट करता है, डिवाइड करता है, मिड थोरेसिक लेवल तक एक्सटेंड होता है एंड फिफ्थ थोरेसिक मेंबर से वो डिवाइड होता है ट्रैकिया। तो डिवाइड होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रांचेस में। ब्रांचेस प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में जाने के बाद लाइक ब्रॉन्चल्स बनाता है एंड थीन टर्मिनल ब्रॉन्चल्स डिवाइड होके एल्वियोलिस बनाता है। एल्वियोली क्या होता है, एल्वियोलिस जो होता है वो थीन इरेगुलर वॉल्टेड वेस्कुलाइज बैग स्ट्रक्चर्स जिसको एल्वियोली कहते हैं। लंग्स क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन्स हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, जो डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं उसको प्लूरल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होती है, रिड्यूस द फ्रिक्शंस बिटवीन द लंग सर्फेस। ठीक है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन्स होता है वो तुम्हारा किससे होता है, कंटेक्ट विद थोरेसिक lining and the inners is contact with lungs. ठीक है, अब जो होता है द पार्ट विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, हाँ कंडक्टिंग पार्ट एंड एक होता है एक कंडक्टिंग पार्ट होता है और एक होता है एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट कहाँ तक होता है, थीन ब्रॉन्चल्स तक हो जाती है एंड एक्सचेंज पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट्स कहाँ तक हो जाती है, एल्वियोली और इसके डक्ट्स को बोलते हैं। लाइक यहाँ पे होगा कि कंडक्टिंग पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप टू द टर्मिनल ब्रॉन्चल्स ट्रांसपोर्ट एयर। कंडक्टिंग पार्ट का हमने बता दिया। अब कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या होता है, ह्यूमिडिफाइड करता है, ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर के पास ले आता है, क्लीन करता है फॉरेन पार्टिकल्स से एंड ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोली। तो एक्सपीरेटरी पार्ट में क्या होता है, मेन डिफ्यूजन, एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ जो भी होते हैं एयर का ब्लड से थ्रू, जो भी एक्चुअल डिफ्यूजन यहाँ पे एक्सप्रेस करती है। दूसरा हमने देखा लंग्स एंड सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर्स, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर्स में होता है। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय वेंट्रिकलकुलम, वेंट्रली बाय स्टेरम, लेटरली बाय रिब्स एंड लोअर बाय डोम शेप डायफ्राम से हो जाता है। तो एनाटॉमिकल सेटअप जो होती है वो बताती है कि
Okay. Change in the volume of thoracic cavity will reflect in lungs pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing. We cannot directly alter pulmonary volume. Respiration involves steps, like steps के इसके स्टेप्स कितने होते हैं? 5 होते हैं. पहला होता है ब्रीथिंग, हम जो एयर लेते हैं, ब्रीथिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिलीज आउट. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एल्वियोलरी मेम्ब्रेन में होगा, ट्रांसपोर्ट करेंगे ब्लड में, और फिर ब्लड में जाके डिफ्यूजन, टिश्यू और ब्लड में डिफ्यूजन होगा. फिर यूटिलाइजेशन ऑफ O2 सेल्स कैटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन एनर्जी के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं उसको. अब है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग के लिए मैक्सिमम क्या होता है? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशंस होता है. तो इसके लिए हमने एक चीज़ बताई, इंस्पिरेशंस में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन कर लेते हैं. मूवमेंट ऑकर बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर. इंट्रावॉल्यूमिनरी प्रेशर लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स. ओके. कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. इनिशिएशन ऑफ इंस्पिरेशंस कैसे होता है? कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से. तो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ thoracic चैम्बर इनटू posterior axis. Contraction of external intercostal muscles, lift rib and sternums. Increase volume of dorsal and ventral axis. Pulmonary volume increase, intrapulmonary pressure decrease. तो air move into the lungs. वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा कि लंग्स की प्रेशर कम हो जाएगी. ओके. एक्सपिरेशंस में क्या होता है कि alveolar air से रिलीज आउट extra pulmonary pressures more than the atmospheric pressure. Relaxation of diaphragms, intercostal muscles, return diaphragm and sternums to normal position. Decrease in volume, increase in pressure. तो air क्या होगा? expel out हो जाएगा. ओके. 12 to 16 टाइम्स एक वो कर लेते हैं, हम लोग लेते हैं पर मिनट का. दूसरा टाइडल वॉल्यूम, जो हम लोग नॉर्मल सांसें लेते हैं. रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स इस लाइक रेस्पिरेटरी रिजर्व कितना है फोर्सफुल इंस्पिरेशंस के बाद. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स, एडिशनल वॉल्यूम्स कैन अ पर्सन्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितना उसमें एडिशनल रह गया. रेसिडुअस वॉल्यूम इज़ ऑल अबाउट कि रिमेनिंग कितना रह गया. ओके. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरियंस. टोटल वॉल्यूम्स ऑफ अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशंस. लाइक आप ये पढ़ के समझोगे, जो भी होगा आप एक देख लेना. और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? एल्वियोली में होता है, ब्लड में होता है, टिश्यूज़ में होता है. रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? थिकनेस एंड सॉल्युबिलिटी पे. ये कुछ चार्ट है जिसको चार्ट है जिसको आप पढ़ सकते हो. ओके. यहाँ पे कह रहा है कि जो सरफेस होता है वो डिफ्यूजन सरफेस बना होता है थीन इक्वेमस एपिथेलियम्स का, बेसलमेंट मेम्ब्रेन्स का और एंडोमेट्रियम्स एल्वियोलस कैपिलरीज का बना होता है. लाइक अब कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू वो 97% RBC की तरह होता है, 3% डिजॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा एंड CO2 का 25 to 20% RBC होता है, 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू और 7% डिजॉल्व प्लाज्मा के साथ होता है. अब हम ग्राफ लेते हैं इसका परसेंटेज सिचुएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड द पार्शियल प्रेशर्स में. तो सिग्मोइड ग्राफ देता है. अब यहाँ पे कह रहा है कि एल्वियोली में हाई पार्शियल CO2 होता है, बाकी सब कुछ लो हो जाता है. ठीक है. और यहाँ पे टिश्यू में CO2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा, O2 का कम हो जाता है. तो यहाँ पे O2 बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से, यहाँ पे O2 डिजॉल्व हो जाएगा और CO2 बाइंड कर जाएगा. तो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड मिल्क कैन गिव 5 ml ऑफ O2 नॉर्मल हो जाएगा. यहाँ पे CO2 का बताते हैं तो 20 से 25% हीमोग्लोबिन ले जाता है, 20% बाइकार्बोनेट का फॉर्म होता है जो कि हम टिश्यू में पाया गया है. CO2 वाला जो कॉन्सेंट्रेशन था वो एल्वियोली में पाया जाता है. ठीक है. रेगुलेटरी रिदम सेंटर्स में हो गया. तो कह रहा है कि ये जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो न्यूरल सिस्टम्स के द्वारा होता है. ब्रेन में मेडुला सेंटर है जिसमें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन.
ब्रेन में क्या होता है, जो होता है निमेटोटॉक्सिक सेंटर होता है, मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स, न्यूरल सिग्नल आता है, रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन अंडर रेस्पिरेशन, और कुछ केमोसेंसिटिव एरिया होती है जिसमें CO2 और H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा तो ये क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा कि इसको निकालो जल्दी से। और कुछ रिसेप्टर भी पाए जाते हैं, एरोटिक आर्क एंड कार्डियोटिक आर्टरीज वगैरह। ऑक्सीजन का कोई रोल इसमें नहीं होता है। बाकी इसके डिजीज़ में है आस्थमा, एम्फिसीमिया जिसमें क्रॉनिकल डिजीज हो जाती है, सरफेसी डिक्रीज हो जाती है, ऑकेजनल रेस्पिरेटरी वगैरह। तो थैंक यू सो